नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो कि आरपीएफ रूल 70-72 दोनों के लिए काफी उपयोगी है। इसमें 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यह सेट है। कट ऑफ 28 रखा गया है। मॉक टेस्ट सीरीज है ये। अगर आपका कट ऑफ 28 आता है तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी मानिएगा। अगर 25 से कम आता है तो आप रिवीजन पर ज्यादा फोकस करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक स्पेशल ऑडियो बनाया है आरपीएफ एलडीसी खबरी के चैनल पर, उसका लिंक दिया हूँ। आप जरूर विजिट करके सुनिएगा। वो वर्किंग ऑफ रेलवे से संबंधित 30 महत्वपूर्ण सवाल उसमें कवर किए गए हैं। मोटिवेशनल कोट आज का है, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। मतलब कि एक कोटेशन और मैं जोड़ देता हूँ, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। तो चलिए इसी कोट के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को। जो पहला और दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रेलवे एक्ट की किस धारा में यात्री परिभाषित है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट पैसेंजर इज डिफाइंड? ऑप्शन आर सेक्शन 2 का 27, सेक्शन 2 का 29, सेक्शन 2 का 31, सेक्शन 2 का 33। आप अपने उत्तर को टिक आउट करके या कहीं पर लिख करके रखिए। लास्ट में आपको जो है आंसर की मिलेगा, वहां से मिला करके आप अपने आंसर को कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दूसरा सवाल है, रेलवे एक्ट की किस धारा में रेलवे रिसीट परिभाषित है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट रेलवे रिसीट इज डिफाइंड? ऑप्शन आर सेक्शन 2 का 31, सेक्शन 2 का 33, सेक्शन 2 का 35 या सेक्शन 2 का 37 है। चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल है, रेलवे एक्ट की किस धारा में जोनल रेलवे परिभाषित है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट जोनल रेलवेज इज डिफाइंड? ऑप्शन आर सेक्शन 2 का 36, सेक्शन 2 का 38, सेक्शन 2 का 40, सेक्शन 2 का 42। अपना आंसर आप टिक आउट कर लीजिए। चौथे सवाल पर चलते हैं, रेलवे एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन रेलवे एक्ट? ऑप्शन आर 14, 15, 16 या 17। अगला सवाल, पांचवा और छठा नंबर सवाल, रेलवे एक्ट के कौन से अध्याय में दुर्घटनाओं के कारण यात्रियों की मृत्यु और क्षति के लिए रेल प्रशासन का दायित्व के बारे में वर्णित है? विच चैप्टर ऑफ रेलवे एक्ट डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द डेथ एंड डैमेज ऑफ पैसेंजर्स ड्यू टू एक्सीडेंट? ऑप्शंस आर चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 या चैप्टर 14 में बताया गया है। छठा सवाल देखते हैं, कोई भी व्यक्ति महिला के लिए आरक्षित डब्बे में सफर करता है तो वह रेलवे एक्ट की कौन सी धारा में या धारा के अंतर्गत अपराधी है तथा उसकी सजा क्या है? If any person travels in a box reserved for women, then he is a criminal under which section of the Railway Act and what is his punishment? ऑप्शन आर रेलवे एक्ट 162 जुर्माना से जो 500 रुपए तक का होगा हो सकेगा, या रेलवे एक्ट 162 जुर्माना से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, रेलवे एक्ट 161 जुर्माना से जो 1000 रुपए तक हो सकेगा, या रेलवे एक्ट 162 जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा। तो कौन सा होगा इसका सही उत्तर, आप टिक कर लें। चलिए देखते हैं सातवां और आठवां सवाल, रेलवे एक्ट की किस धारा में पास का कुरूपन का दंड वर्णित है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट इज डिस्क्राइब द पेनल्टी फॉर या पेनल्टी ऑफ अल्टरिंग और डिफेसिंग पास और टिकट? ऑप्शन आर सेक्शन 156, सेक्शन 157, सेक्शन 158 या सेक्शन 159।
5 में वर्णित है। 8वां सवाल, रेल परिसर में भीख मांगने की सजा क्या है? व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग इन रेलवे प्रीमाइसेस? ऑप्शंस आर imprisonment up to 1 year and fine up to 2000 rupees, or both. Imprisonment up to 1 year or fine up to 2000 rupees, or sorry, and both. And option C are imprisonment up to 1 year or fine up to 2000 rupees, or both. या imprisonment up to 1 year और फाइन अप टू 1000 रुपीज और बोथ। तो जो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको सिखाया है उस एलिमिनेशन मेथड को यहाँ जरूर यूज करिएगा। चलिए देखते हैं 9वां और 10वां सवाल। बिना टिकट यात्रा करना रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय है? ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 137, सेक्शन 138, सेक्शन 142 या सेक्शन 143 है। 10वां सवाल, कोई व्यक्ति बिना किसी अधिकार पत्र के रेल परिसर में आता है तो वह रेलवे एक्ट की कौन सी धारा का उल्लंघन करता है? इफ अ पर्सन कम्स to the railway premises without any authority letter, then which section of Railway Act violates? Options are section 145, section 146, section 147 या section 148। चलिए 11 से 20 तक अब राजभाषा के सवाल है। 10 इसमें 11वां सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? ऑफिशियल लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर पार्ट 15, पार्ट 16, पार्ट 17 या पार्ट 18 में। एंड 12 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, संसद किस भाषा का प्रयोग अनुमन्य है? संसद में किस भाषा का प्रयोग अनुमन्य है? व्हाट लैंग्वेज इज अलाउड इन पार्लियामेंट? ऑप्शंस आर हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी या बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। 13वां और 14वां नंबर सवाल आपके लिए है, संविधान संशोधन करके निम्नलिखित में से किस भाषा को सबसे पहले प्रविष्ट किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज या विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इंटर्स फर्स्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो पहली भाषा इंटर की गई थी कौन सी है? क्या वो मैथिली है, बोडो है, नेपाली है या सिंधी है? चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, दिल्ली राजभाषा के किस क्षेत्र में आता है? दलई इज मेंशन्ड इन विच रीजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑप्शंस आर ए, बी, सी या नन ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं 15 और 16 नंबर सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? Which article of the Constitution is related to the language used in Parliament? Options are Article 110, Article 115, Article 120 या Article 125। अगर आपने राजभाषा का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ विजिट करिएगा। जो पहला लेक्चर मैंने दिया था राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान का, उसमें इन चीजों का जिक्र मैंने किया है। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज यूज्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर? तो क्या है? ऑप्शन आर आर्टिकल 205, आर्टिकल 210, आर्टिकल 215, आर्टिकल 220। चलिए देखते हैं 17 और 18 नंबर सवाल, संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज आर इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर 7, 8, 9 या 10। 18 नंबर क्वेश्चन है,
राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? When was the official language act passed? Options are 1960, 1962, 1963 या 1965 में। सारे राजभाषा के इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपके एग्जाम में यही सब सवाल छपेंगे। चलिए देखते हैं 19 नंबर सवाल। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब किया गया? When was the official language act amended? Options are 1963, 1965, 1967 या 1976। 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शंस आर 10 सितंबर, 14 सितंबर या 10 जनवरी या 20 अगस्त। कब मनाया जाता है हिंदी डे? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में आप बताइएगा। चलिए 21 और 22 नंबर सवाल। शरीर संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है या प्रावधान है? When the right of private defense of the body extend to cause death in the provision of IPC 99, IPC 100, IPC 98 या IPC 101। इसमें वर्जित है शरीर संबंधी आत्मरक्षा का प्रयोग करते समय आप मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। 22वां सवाल क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन अपराध की अवस्था नहीं है? Which of the following is not a state of crime? Options are आशय, इंटेंशन, प्रयास, अटेम्प्ट, तैयारी, प्रिपरेशन या सद्भाव, गुड फेथ। कौन जो है इनमें से चारों में से अपराध की चार अवस्थाओं में से कौन नहीं है? Which of the following is not a state of crime? चलिए देखते हैं 23 एंड 24। चोरी का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। 5 चीजों की जरूरी होती है तभी जाकर के वह चोरी कहा जाता है। Which is not a necessary element to constitute a crime of theft? Options are चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, सहमति, कंसेंट, हिंसा, वायलेंस या बेईमानी, डिसऑनेस्टली। क्या इनमें से नहीं है पूछा है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या गया है? आवश्यक तत्व नहीं है के बारे में पूछा गया है। आइए देखते हैं 24 नंबर सवाल। लूट बनती है, लूट मेक ऑफ किससे? चोरी से, उद्यापन से। चोरी और उद्यापन दोनों के मिलने से या कोई नहीं। कब बनती है? वेरी गुड, बहुत ही आसान सवाल। ये सब सवाल 70 रूल में बहुत जल्दी दिखेंगे। चलिए देखते हैं 25 और 26 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल कहता है डकैती में कितने व्यक्ति का होना आवश्यक है? हाउ मेनी पीपल मस्ट बी इन द रॉबरी? ऑप्शन था 2 और मोर देन 2, 4 पर्सन या 3 पर्सन या 5 और मोर देन 5। बहुत ही आसान सवाल है। 26 नंबर सवाल टेक्निकल है, आसानी से 72 में छप सकता है। लूट अगर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले की जाए तो कितनी सजा होती है? What is the punishment if robbed done after sunset and before sunrise? Options are imprisonment up to 14 years, imprisonment up to 10 years, imprisonment up to 2 years या क्या है आजीवन कारावास, imprisonment for whole life। सवाल है अब 27 और 28 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कहलाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज कॉल्ड स्टोलन प्रॉपर्टी? चोरी से प्राप्त संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम थेफ्ट या लूट से प्राप्त संपत्ति या उद्यापन से प्राप्त संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम लूट या प्रॉपर्टी रिसीव्ड थ्रू एक्सटॉर्शन या ऑल ऑफ द एबव मतलब तीनों जो है प्रक्रिया उससे पाई हुई संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कहलाएगी। यह है 27 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में छल परिभाषित किया गया है? सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड डिफाइन चीटिंग।
ऑप्शन आर सेक्शन 378, सेक्शन 390, सेक्शन 415 या सेक्शन 4230। चलिए देखते हैं अब अंतिम स्लाइड आपके लिए 29 और 30 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल कहता है क जो मौ को राजमार्ग पर मिलता है एक पिस्तौल दिखाता है और मौ की थैली मांगता है, परिणाम स्वरूप मौ अपनी थैली दे देता है, क किस प्रकार का दोषी होगा? मतलब द के मीट एम on the highway shows a pistol and asks for the bag of M. As a result, M gave his bag. What kind of convict would that be? Options are theft, चोरी होगी, लूट होगा, एक्सटॉर्शन होगा या डकैती होगा। वेरी गुड, बहुत टेक्निकल सवाल है। 70 में ना दिखे लेकिन 72 में आ सकता है, लेकिन 70 में भी आ सकता है, इसको कोई भी बात नहीं कही जा सकती। चलिए लास्ट सवाल आज के वीडियो का गृह भेदन से संबंधित धारा है। द सेक्शन रिलेटेड टू हाउस ब्रेकिंग। ऑप्शन आर सेक्शन 325, सेक्शन 415, सेक्शन 445 या सेक्शन 96 है। तो आशा करता हूं कि आपके 30 के 30 सवाल सही हुए होंगे। अब आपके सामने आंसर की आने वाला है। तो ये आपके लिए 30 सवाल के उत्तर दिए गए हैं। आप अपने उत्तर को मिलाएं, जितना सही हो रहा है आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं सभी के कमेंट देख लूंगा। और लास्ट में जाते जाते आपसे अनुरोध है कि जो ऑडियो लिंक मैंने दिया है उसे जरूर सुनिएगा, कम से कम 3 लोगों को शेयर करिएगा और उस वीडियो को एक व्यक्ति 3 बार जरूर सुनिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।